वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एसी जनरेटर के बारे में। जो एसी जनरेटर है इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आज हम इसके बेसिक प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, फिर उसके वर्किंग और एंड में देखेंगे कि किस तरह से आपका एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि एसी जनरेटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जो इस बेसिक प्रिंसिपल पे ये काम करता है वो बेसिक प्रिंसिपल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। देखिए, आपको पता है जो फ्लक्स होता है वो होता है BA cos of theta। सो इन केस ऑफ AC जनरेटर जो वेरिएशन किया जाता है वो इस थीटा में किया जाता है, इस ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल में किया जाता है। कॉइल को ओरिएंटेशन, जो कॉइल का ओरिएंटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्टिन्यूसली चेंज किया जाता है, जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो जाता है और फ्लक्स चेंज होने से करंट आपका इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो यही बेसिक आइडिया आपका रहता है इन केस ऑफ एसी जनरेटर। सो अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है आपका ऑफ एसी जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट को यहां दो पार्ट में बनाया गया है, जो आगे हम वर्किंग में देखेंगे। सो अगर आप बेसिक आइडिया देखें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए नॉर्थ साउथ यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। मतलब आप जब ये देख रहे हैं तो आपके सामने लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। जो आपका कॉइल है ABCD कॉइल, वो आपका बेसिकली एक कोर के ऊपर वुंड किया होता है। ठीक है, यहां फॉर सिंप्लिसिटी एक ही टर्न दिखाया गया है, पर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो ABCD जो कॉइल है आपका, वो एक आपका कोर होता है, कोर के ऊपर घुमा घुमा के आपका कॉइलिंग की जाती है एंड मेनी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो ये जो कोर साथ में जो कॉइल है ये आपका आर्मेचर कहलाता है। सो दैट बिकम्स योर आर्मेचर, जो आपका कोर के ऊपर कॉइलिंग की जाती है। टुगेदर दे आर टर्म्ड एज आर्मेचर। फिर आप देखिए जो कॉइल के दो एंड्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो एक एंड आपका इस तरह से यहां देखिएगा, ये जाके इसके साथ, इस रिंग के साथ अटैच्ड है, S2 के साथ अटैच्ड है, और ये AB साइड वाला S1 के साथ अटैच्ड है। तो ये S1 S2 जो है ये आपके स्लिप रिंग्स कहलाते हैं। स्लिप रिंग्स, दे आर टर्म्ड एज स्लिप रिंग्स। से फुल रिंग्स हैं आपके और ये स्लिप रिंग्स कहलाते हैं। अगर आपको याद हो, इन केस ऑफ मोटर्स, जब आप मोटर्स पढ़ते हैं तो हाफ रिंग्स आपके होते हैं और वहां इनको हम स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। स्प्लिट वर्ड हाफ हो जाता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर आपको दो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, B1 एंड B2। दे आर कार्बन ब्रशेस। ठीक है, ये कार्बन ब्रशेस हैं जो आपका इस रिंग के साथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट करने का मतलब जब एक कॉइल घूमेगा, ठीक है, जब एक कॉइल घूमेगा तो रिंग भी घूमेंगे, पर आपके B1 B2 इस रिंग के साथ नहीं घूमेंगे, पर उसके साथ अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, उसके साथ टच में रहेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ये फुल्ली अटैच कर दिया जाए, B1 और S1 को और B2 और S2 को फुल्ली अटैच कर दें, तो आपका जब ये घूमेगा तो B1 B2 के साथ जो एक्सटर्नल सर्किट है वो भी घूमने लगेगा, और वो हम नहीं चाहते। पर हम चाहते हैं कि यहां से करंट एक्सटर्नल सर्किट में जाए, नहीं तो फिर हम उसको यूज कैसे कर पाएंगे, है ना। उस करंट का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो भी करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका आप चाहते हैं एक्सटर्नल सर्किट में इस्तेमाल हो। तो इसलिए आपने ये जो B1 B2 को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, मतलब ये रिंग ऐसे घूमते रहेगा और ये B1 और B2 इस तरह से इसको टच करते रहेंगे, तो आपका करंट जो भी बनेगा
वो पास हो सकता है टू द एक्सटर्नल सर्किट। ये आपका एक्सिस है, इसी एक्सिस में ये आपका घूम रहा है, जो कॉइल है इसी एक्सिस के लॉन्ग घूम रहा है। आप समझ सकते हैं इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे एक एक्सेल लगा के उस एक्सेल को फिर आपका टरबाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो जब टरबाइन घूमेगा तो एक्सेल के थ्रू आपका यहाँ एक्सेल लगा होगा तो ये कॉइल भी आपका घूमने लगेगा। कॉइल घूमेगा, थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका करंट इंड्यूस होगा ऑन दी कॉइल। सो ये आपके मेन कंस्ट्रक्शन पार्ट्स हो गए। आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट लगे हुए हैं। कॉइल है आपका एबीसीडी कॉइल जो कोर के साथ रैप्ड है, वुंड है ऑन दी कोर, जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। दो रिंग्स हैं आपके S1 S2, ओके, एंड देन यू हैव टू ब्रशेस B1 एंड B2 जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच किए हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब आ जाते हैं हम वर्किंग पार्ट में। ना वर्किंग पार्ट को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पार्ट ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा। सो पहले इसको देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। पहले डायग्राम में देख, तो आपके पास ऐसा कॉइलिंग है और यहां से देखिए क्या हो रहा है। आपका ये इस तरह से हमने रोटेट करते हुए दिखाया गया है कि ये जो एबीसीडी पार्ट है वो इस तरह से घूम रहा है। और कितना से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रहा है। तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है आपका, ठीक है, कॉइल ऐसे घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। नाउ स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ये हो रहा है कि जैसे ये इस तरह से घूम रहा है, ये जो ए बी पार्ट है, देखो ए बी पार्ट ये अंदर की तरफ जा रहा है और आपका जो सी डी पार्ट है ऊपर की तरफ आएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरह से एबीसीडी को ले लो, एक पार्ट ऐसे अंदर जाता है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आता है। तो ए बी वाला पार्ट अंदर जा रहा है और सी डी वाला पार्ट बाहर आ रहा है। तो ऐसा होने पे क्या होगा कि अब हम करंट का डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं और इंड्यूस्ड करंट के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। सो चलिए यूज करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। सो पहले हमने इन तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड आपका इंडेक्स फिंगर है, कर लिया हमने। कॉइल किधर जा रहा है, ए बी को हमने क्या बोला, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर कर दिया। सो देखिए इंडेक्स फिंगर लेफ्ट टू राइट, थंब किधर है, अंदर की तरफ। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ द वायर या मोशन ऑफ द कंडक्टर को। अंदर की तरफ क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है आपका, ऐसे घूम रहा है। देखिए ये अगर एबीसीडी ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट वाला पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। थंब हमारा नीचे की तरफ कर दिया हमने। सो हमारा ये जो सेंटर फिंगर वो किधर है, इधर। ऐसा लग रहा है जैसे बी से ए की तरफ आ रहा है, बी से ए, है ना। ये वाला फिंगर आपका बी से ए की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो बी से ए की तरफ आपका करंट फ्लो हो रहा है। सो अगर ये बी से ए होता है, ठीक है, तो करंट आपका इस तरह से जाना शुरू होगा। नाउ सिमिलरली हम यहां बोल सकते हैं कि ये जब नीचे जा रहा था तो करंट आपका ऐसे आया, तो डेफिनेटली जब सीडी पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, एक पार्ट नीचे जा रहा है, दूसरा पार्ट ऊपर आ रहा है। तो जब सीडी पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है सो डेफिनेटली इसमें करंट इसके अपोजिट होगा, वो होगा डी टू सी। सो ये तो हो गया कॉइल में कैसे इंड्यूस करंट फ्लो किया। तो एक्सटर्नल सर्किट में कैसे फ्लो किया उसको देख लेते हैं। सो देखिएगा किस तरह से फ्लो होगा। बी से ए आया, यहां गया, यहां से ये S1 के पास पहुंचा, S1 से ये B1 को पास हो गया, B1 से गया और R से होता हुआ ये करंट आपका B2 से होके S2 में आया, S2 से वापस ऐसे जाके देखिए ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से करंट आपका इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक। सो B से A, यहां आया S1, B1, R से होता हुआ, B2 से S2 से होता हुआ, DC वापस से, ये फुल आपका इस तरह से घूम गया। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने हाफ रोटेशन आपका देखा। अब देखिए जो पार्ट आपका ए बी पार्ट जो था, जो नीचे की तरफ जा रहा था, हाफ रोटेशन के बाद वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ए बी पार्ट को हम लेफ्ट साइड में देख ले सकते हैं और सी डी पार्ट को ये थंब वाला साइड देख सकते हैं। तो आप देखिए क्या हो रहा है, ए बी वाला नीचे जाता है और घूम के फिर आधे रोटेशन के बाद ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला जो डायग्राम है वो हाफ रोटेशन के बाद का है। तो ए बी अब इस साइड आ गया है और जो हिस्सा नीचे जा रहा था फुल रोटेट होने के बाद वो ऊपर जाने लगेगा, है ना। तो ये ए बी वाला हिस्सा नीचे जाके जब यहां पहुंचा तो अब ये क्योंकि फुल रोटेट करना है, ये तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, एक्सेल इसको घुमा रहा है कॉइल को। तो ए बी नीचे गया और इधर आके फिर अब ये ऊपर जाएगा। सो हियर ए बी विल मूव अप एंड सी डी विल मूव डाउन, ठीक है। तो यहां पर ए बी ऊपर जा रहा है, सी डी नीचे जा रहा है। ओके, सो अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लगाते हैं हम। सो अगेन राइट हैंड रूल लगाएंगे, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कर दिया। अब क्योंकि अब ए बी को ही लेते हैं, ठीक है, ए बी साइड को लेते हैं, उसका उल्टा हम सी डी में कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, थंब से बाहर की तरफ कर दिया मैंने, जो दिखा रहा है कि वायर किस तरफ जा रहा है, ए बी इस समय बाहर की तरफ आएगा, तो ठीक है, थंब उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिए मिडिल फिंगर किधर जा रहा है, सेंट्रल फिंगर ए से बी की तरफ, यहां बी से ए था, अब ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से बी की तरफ, ठीक। सो यहां पर आपका इंड्यूस हो गया, आपका सेम वही प्रिंसिपल से कॉइल घूम रहा है आपका, जैसे मैंने शुरू में ही कहा बी ए कॉस थीटा, जैसे ही कॉइल घूम रहा है थीटा इज चेंजिंग, फ्लक्स इज चेंजिंग, और एज पर फैराडेज लॉ फ्लक्स चेंज हुआ, करंट इंड्यूस होगा, वही करंट को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल द इंड्यूस्ड करंट। तो ये करंट यहां आ गया, अब ए बी ऊपर आ रहा था तो करंट ऐसे जा रहा है, सी डी पार्ट अब नीचे जाएगा तो इसमें करंट इसके अपोजिट होगा, इस तरह से होगा। तो अब एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा है देख लेते हैं, चलिए। तो ए से बी गया, बी से ऐसे आया, सी डी पे गया। अब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां से S2 के पास पहुंचा, B2 से होता हुआ ऐसे होता हुआ B1 में आया, फिर A से B, ठीक है। अगेन देख लीजिएगा, C से D होता हुआ S2 में आया, यहां से गया R से होता हुआ B1, फिर S1, A से B, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, आधा रोटेशन में एक्सटर्नल सर्किट में कैसे फ्लो कर रहा है, B1 से B2, ठीक है, B1 से B2 करंट ऐसे जा रहा है, B1 से B2, और हाफ रोटेशन बाद यही करंट B2 से B1 जा रहा है। तो ये एक ऐसा करंट है जो हर आधे रोटेशन पे अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आधा रोटेशन B1 से B2, हाफ रोटेशन बाद B2 से B1। सो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन वो ऐसे डायरेक्शन को चेंज करता है। सो दिस इज नॉट द डायरेक्ट करंट, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो वर्किंग को हमेशा दो पार्ट में देखेंगे, पहला पार्ट एक हाफ रोटेशन, सेकेंड पार्ट सेकेंड हाफ रोटेशन, ओके। सो ये आपका वर्किंग पार्ट हो गया, जहां आपने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आपका एक रोटेशन में B1 से B2 जाता है, दूसरे रोटेशन में आपका B2 से B1 जाता है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक अल्टरनेटिंग करंट है जो अपना डायरेक्शन अल्टरनेट कर रहा है, ठीक, अल्टरनेट कर रहा है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। अब हम थ्योरी पे आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं थ्योरी पे। अब यहां हम देखेंगे कि भाई ठीक है अल्टरनेट कर रहा है, तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, है ना, वो कैसा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो यहां हमने बताया स्टार्टिंग में कि ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये जो एक्सेल आपको घुमा रहा है, इसको इस तरह से घुमा रहा है, वो ओमेगा से घुमा रहा है। सो लेट अस सपोज कि टी टाइम में ये आपका थीटा एंगल घूम जाता है, ठीक है, टी समय में थीटा एंगल घूमता है, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई टी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो यहां से थीटा हो गया आपका ओमेगा टी में। बेसिकली हम इस स्पीड, जितना स्पीड से ये घूम रहा है, इस स्पीड या इस एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी को हम अपने एक्सप्रेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहां पर ये थीटा को ओमेगा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा, ये जो थीटा है, ये बेसिकली थीटा क्या है, देखिए यहां पर इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये होता है b डॉट ए, ठीक है। तो ये एंगल b और a के बीच में है, a यहां पर एरिया वेक्टर है
और एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ध्यान रखिएगा, वो है आपका। सो इस समय कितना थीटा हो सकता है? इस समय थीटा कितना होगा? देखिए ये ऐसे जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरह, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे लेफ्ट टू राइट, और एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ। तो इस समय थीटा है 90 डिग्री, हियर थीटा इज 90 डिग्री, है ना। इवन इफ जो प्लेन है, देखिए प्लेन ऑफ द कॉइल वो आपका पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। सो प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल है, पर हमें प्लेन से मतलब नहीं है, यहां हमें एरिया वेक्टर से मतलब है, और एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो नॉर्मल टू द सरफेस कितना एंगल बना दिया? ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया नॉर्मल, 90 डिग्री बना दिया। सो थीटा यहां पर जो वैल्यू है वो किसका एंगल है? ये एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसा कहूं तो नॉर्मल टू दी प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच का एंगल है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो थीटा हमारा निकल गया आपका ओमेगा टी। ओके, नाउ आपका फ्लक्स कितना है? फ्लक्स है आपका बी ए कॉस थीटा, या आप लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ओके, अब हम इसको फैराडेज लॉ का इस्तेमाल यहां करते हैं ईएमएफ को पता लगाने के लिए, क्योंकि यही फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है। इसी चेंजिंग फ्लक्स के कारण करंट आपका इंड्यूस हुआ है एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेनन। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्न हैं, देयर आर मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इसीलिए ये आपका ऐसे एक्सप्रेस हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, रादर देन सिंपली डी फाई बाई डी टी। वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स जो कि कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें एक्सप्रेस हो जा रहा है। चलिए इस पार्ट को हटा देते हैं, फिर थ्योरी पार्ट को और आगे हम बढ़ाते हैं आपका। सो ई हो गया माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब क्या करेंगे, इस फाई को यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द ईएमएफ, इसको पुट कर दिया माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ कितना है वैल्यू, बी ए कॉस ओमेगा टी। ओके, कॉन्स्टेंट सब बाहर आ जाता है, बी ए बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये जब डिफरेंशिएट होगा तो एक माइनस ये देगा जो इस माइनस से प्लस बना देगा। साथ ही साथ यहां दो फंक्शन है जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, एक कॉस फंक्शन, एक आपका ओमेगा टी भी, ठीक है। तो एक तरह से चेन रूल लग रहा है यहां पे। तो ओमेगा टी का कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा? ओमेगा टी का हो जाएगा सिंपली ओमेगा। तो इसका फुल डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, कॉस ओमेगा टी के लिए आया माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन, तो एक इसका माइनस, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो अब कोई माइनस नहीं है। अब ये ओमेगा कहां से आया एक्स्ट्रा? ये आया इस ओमेगा टी से, इसका डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी ये होगा, और ये आपको कितना दे देगा? ओमेगा। ओके, यही ओमेगा आपका यहां है। सो एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज योर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखिए ये टाइम पे ओमेगा इस पे डिपेंड कर रहा है, ये ईएमएफ। ओके, नाउ अगर ये जो ईएमएफ है, अगर आप इसके इक्वेशन को देखिए, अगर ये वाला फैक्टर साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू है 1, ठीक है। साइन ओमेगा टी का पूरा मैक्सिमम वैल्यू है 1, और वो तब होगा जब ओमेगा टी आपका कितना होगा? पाई बाई 2 या 90 डिग्री। तो जब ओमेगा टी आपका पाई बाई 2 हो जाए तब आपका साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाएगा, इट विल बी मैक्सिमम, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो ये वैल्यू आपका मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, ये वाला जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना है? 1। तो इस समय आपका ईएमएफ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एन बी ए ओमेगा से।
और क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है इसीलिए इसको हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीक वैल्यू। दिस इज नोन एज पीक वैल्यू, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। चलिए यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये हो गया आपका E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमारा ईएमएफ इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज हाउ मच, एन बी ए ओमेगा। ये आपका ई नॉट है और इसी को हम कहते हैं पीक वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कई जगह पर इसको जैसे ई एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एम फॉर मैक्सिमम के लिए। और आप देख सकते हैं ये साइन ग्राफ है, ठीक है, साइन फंक्शन है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमें यहां पर ले लेते हैं ओमेगा टी आपका, और इधर ले लेते हैं ई, तो आपका ग्राफ इस तरह से मिलेगा, साइन फंक्शन, ठीक है। 0 ये हो गया आपका पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, ओके। सो अगर आप 0 ले लेते हैं, जैसे एक दो वैल्यू आप देख सकते हैं, साइन 0 कितना होगा, साइन 0 0 होता है तो ई का वैल्यू आपका 0 हो गया, ठीक है। या पाई बाई 2 में देख लीजिए, जब आपका ओमेगा टी पाई बाई 2 है तो ओमेगा टी पाई बाई 2 होते ही साइन पाई बाई 2 कितना हो गया 1, तो बच गया क्या ई नॉट। सो दिस इज योर ई नॉट, ये वाला आपका माइनस ई नॉट, ओके। सो दिस इज हाउ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। सो ये आपका हो गया एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो एसी जनरेटर में आज का डिस्कशन, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हमारी शुरुआत यहीं से होगी। अब हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गया है, तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और इस ईएमएफ को अब हम अलग अलग सर्किट कंपोनेंट के साथ लगाएंगे। जैसे इसको एक रजिस्टर के साथ लगा के देखेंगे क्या होता है करंट, इसको एक कैपेसिटर के साथ लगा के देखेंगे क्या होता है करंट, फिर इसको एक इंडक्टर लगा के देखेंगे क्या होता है करंट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में उन नए कंपोनेंट के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।